Dear students, today is 11th of July 2020 and this is our lecture number 12. We shall be doing chapter 4, Systems of Linear Equation from Mathematical Methods by S.M. Yusuf. Topics of discussion for today are homogeneous and non-homogeneous linear equations, solution set of system of linear equations, conditions for unique solution of system of linear equations, two methods for finding solution of non-homogeneous system of linear equations, also another method of solving consistent system of equations, consistent and inconsistent system criterions, and solutions of homogeneous system of linear equations. And in the last, we shall be doing network flow problems. So, do you understand what is linear equation? एक डिग्री वाली अलजेब्राइक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाती है। मसलन ये इक्वेशन देखें, इसमें वेरिएबल कौन है? x, इसमें कोएफिशिएंट कौन है? a, इसमें कांस्टेंट कौन है? b। अब इस पे x की इस इक्वेशन की पूरी डिग्री क्या है? 1। वेरिएबल की पावर को देखते हैं हर टर्म में, ठीक है, और जिस टर्म की पावर में वेरिएबल ज़्यादा होता है वही उस पूरी इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। ठीक हो गया? यहाँ पे 1 है तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। इसी तरह इसको देखें अगर हम, तो इस इक्वेशन में क्या है? 2 वेरिएबल हैं, 1 डिग्री है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सिमिलरली ये क्या है? 3 वेरिएबल, ठीक है, मगर लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली ठीक है, इस तरह की इक्वेशन पड़ी हो, इसमें 1 2 3 बहुत सारे वेरिएबल हो सकते, बट 1 डिग्री, तो ये कहलाती है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स। ठीक हो गया? तो हम आज जो डिस्कस करेंगे, हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन इकट्ठी पड़ी हुई हैं, एक सिस्टम बना देती हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और इस सिस्टम को सॉल्व करने के तरीके, इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, ये किस किस किस्म के होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सिस्टम का मतलब समझ आ गया आपको? लीनियर इक्वेशन का सिस्टम का मतलब समझ आ गया। अब आप देखो कि ये बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी हों, आपने 2 इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका सीखा है। ठीक है, 2 इक्वेशन पढ़ी हों, उनमें क्या सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि उनमें वेरिएबल की पॉसिबल सोल्यूशन या पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं वो निकालने को कहते हैं, सोल्यूशन निकालना या सॉल्व करना। ठीक हो गया? तो हमने अगर एक से ज़्यादा इक्वेशंस दी हुई हों, एक ही सिस्टम में, एक ही कंडीशंस में, एक ही हालात में बहुत सारी इक्वेशंस बनती हों, बहुत सारी कंडीशंस बनती हों, और हमें उन्हें सॉल्व करना पड़े, तो बेस्ट तरीका क्या हमें नज़र आ रहा है? जी हाँ, मैट्रिसेस की फॉर्म में अगर हम उन्हें किसी तरह सॉल्व कर लें, क्योंकि मैट्रिक्स में हम एक से ज़्यादा डाटे को एक तरतीब में रखकर उसके ऊपर अपने मुख्तलिफ ऑपरेशंस करके हम उनको हल कर सकते हैं या उनको समझ सकते हैं। ठीक है, सारा डाटा इकट्ठा पड़ा होता है और उसके ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज ये चैप्टर पढ़ेंगे, सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं बाय मैट्रिक्स मेथड। आपको पता है कि अगर बहुत सारी इक्वेशंस दी हुई हो, a11 लिख देती हूँ x1 के साथ, a12 लिख देती हूँ y के साथ, a13 लिख देती हूँ, y नहीं x2 कह देती हूँ, और x3 के साथ प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 0। फिर
1 3 सॉरी, ठीक हो। अच्छा, फिर A21 लिख देती हूँ x1 के साथ, A1 2 लिख देती हूँ x2 के साथ, प्लस सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली A31 लिख देती हूँ, A31 लिख देती हूँ x1 के साथ, एंड सो ऑन। मतलब बहुत सारी इक्वेशन सिस्टम है, ठीक है। तो इसको हम मैट्रिक्स मेथड से किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, आप सबको बनाना आता है। एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं कोएफिशिएंट्स का, an तक कर लें, ठीक है। सिमिलरली एक कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाते हैं, B2 कर दें या A21 कह दें, A21 कह दें, ठीक है। पता चले 2 एंड सो ऑन। इस तरह करके हम एक मैट्रिक्स बना देंगे जो कि हम कहलाता है कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, जिसको कि हम A कहते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम जी ये सॉल्व करने लगे हैं, ये सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स का मेथड जो है, ये हम बहुत अच्छी तरह एक करके भी आए हैं कि हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स मेथड को एक मैट्रिक्स का, एक कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बना लेते हैं, और एक वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बना लेते हैं, और एक कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर इक्वेशन ये बन जाती है, यानी कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाइड होते हैं विद कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, और वो साथ में कांस्टेंट्स हों। अच्छा, एक और बात, ये देखिए जी, आपने ये देखा, ठीक है, तो आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्म आती है, मसलन अगर इक्वेशन यूँ दी हुई होती है, यूँ भी दी हो सकती हैं, ठीक है, और यूँ भी दी हो सकती हैं, ठीक है। अगर पूरे सिस्टम में कांस्टेंट की वैल्यू जो है, यानी जो कांस्टेंट होता है एक इक्वेशन में विदाउट द वेरिएबल एंड एवरीथिंग, ठीक है, और उसकी कांस्टेंट का मैट्रिक्स जो है वो या कॉलम मैट्रिक्स जो है वो ज़ीरो आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है जनाब, वो सिस्टम पूरा जो है वो कहलाता है नॉ होमोजीनियस मेथड सिस्टम, ठीक हो गया। और जिसमें कांस्टेंट के कोई ना कोई ये मतलब ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है ये नॉन ज़ीरो आए, तो वो कहलाता है चाहे उसमें मतलब कुछ एलिमेंट ज़ीरो भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, ठीक हो गया। एक तो ये बात पहले कंफर्म कर ली हमने, ठीक हो गया, कि हमें क्या करना, क्या मतलब है इन इक्वेशंस का। तो अब हम ये जो गॉस जॉर्डन और गॉसियन एलिमिनेशन है, ये विद रेफरेंस टू द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के मदद से आपको कराते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। तो अब हम करते हैं जनाब गॉसियन एलिमिनेशन की मदद से, ठीक है, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम इक्वेशंस को आप अगर देखेंगे 155 पेज के ऊपर, ठीक है, 155 पेज के ऊपर एक एग्जांपल दिया हुआ है, और उन्होंने कहा है x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज़ इक्वल टू 0, 4x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज़ इक्वल टू 1, एंड x1 प्लस x2 प्लस x3 इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। इसे आपने सॉल्व करना है। आपने सबसे पहले क्या देखा कि आपको क्या दिया, मैं 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, उनमें 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस दी हुई हैं और 3 ही वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो और उसके बाद हमने कांस्टेंट की तरफ देखा, कांस्टेंट सारे ज़ीरो नहीं हैं, दैट मीन्स ये क्या सिस्टम है, दिस इज़ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ n क्रॉस n का मतलब स्क्वायर 3 क्रॉस 3, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का सिस्टम है, ठीक है। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है कि जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स बनाएंगे, एक हो जाएगा 1 माइनस 1 2, ठीक है, 4 1 2 एंड 1 1 1, और एक मैट्रिक्स बनेगा x1 x2 x3, और तीसरा मैट्रिक्स बनेगा 0 1 -1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उसका बना लेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है जी, ये मैट्रिक्स है जनाब
ठीक है, ये मैट्रिक्स है जनाब। अच्छा जी, ये मैट्रिक्स है। अच्छा, अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, हम क्या करते हैं जनाब, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम यूँ ले लेते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं जनाब, हम ए मैट्रिक्स जो होता है, और बी मैट्रिक्स जो होता है, ठीक है, उसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये बन गया आपका ए बी। अब ऑपरेशन सारा इस डाटे पे हमने करना था, इसलिए हमने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दिया। अब इससे हम गॉसियन एलिमिनेशन की मदद से अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशंस लगाकर, ठीक है, रो ऑपरेशंस लगाकर या कॉलम ऑपरेशंस, हम चूँकि यूज़ टू हैं रो ऑपरेशन से, तो हम रो ऑपरेशंस लगाकर जो ए मैट्रिक्स है उसको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, एशेलॉन फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट लाइन रो के पहले एलिमेंट को 1 करते हैं, पूरे पे लगाते हैं, ठीक है, उसके नीचे सारे 0 कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट सेकंड रो के पहले एलिमेंट को, चाहे या 0 हो चुका होगा तो फिर पहले एलिमेंट को 1 करते हैं, फिर उसके नीचे सारे 0 कर देते हैं, फिर थर्ड रो जो भी होती है उसके 1 करते हैं, उसके नीचे सारे 0 करते हैं। जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास ये एशेलॉन फॉर्म में हम इस तरह कर देंगे आंसर, जो भी निकलेगा उसके बाद हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, गॉसियन एलिमिनेशन में क्या होता है, ए बी मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करके, ठीक है, उसके बाद हम इसको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से हम इस सिस्टम को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चले हम देखते हैं आपको। अब ए बी मैट्रिक्स के ऊपर आप रो ऑपरेशंस लगाएंगे और इसको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आता है। ठीक है जी, अब आपको ये जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। मैंने बुक वाला कॉपी कर लिया, ठीक है, आपने रो ऑपरेशंस किए, देखो ये एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पहला एलिमेंट के नीचे 0, सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के नीचे 0 और थर्ड रो के नीचे सारे 0। अब आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, आप क्या करते हैं, इसको x1 x2 x3 था ना, इससे मल्टीप्लाई करके खोल लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इज़ इक्वल टू 0, मतलब इसको इधर से x से मल्टीप्लाई कर x1 x2 से करेंगे, इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, फिर इससे करेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में हमें पता है ये स्पेस किसकी थी, x1 की थी, x2 की थी, x3 की थी और b की थी। ठीक है, तो हम यूँ लिखेंगे x1 माइनस x2 प्लस x3 2x3 इज़ इक्वल टू 0, पहली रो की मदद से। ठीक है, दूसरी रो की मदद से x1 0 हो चुका, ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस x2 माइनस 4x3 इज़ इक्वल टू 3 और तीसरी में x3 इज़ इक्वल टू -1। अब ये क्या हुआ, हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, ठीक है, x3 के बजाय यहाँ डालेंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये -1 डालेंगे तो +4 हो जाएगा, +4 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो x2 जो है वो -1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है, और फिर इधर इन दोनों की x3 और x2 की वैल्यू डालेंगे तो जिसकी मदद से हमारे पास x1 जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो दिस इज़ द मेथड ऑफ गॉसियन एलिमिनेशन। जबकि ऑपोजिट जो है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन में हमारे पास डायरेक्ट आंसर्स आते हैं, और डायरेक्ट आंसर्स किस तरह आते हैं, गॉस एलिमिनेशन जो गॉस जॉर्डन जो है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, मसलन अगर यही सिस्टम होता, ठीक है, तो हम क्या करते, गॉस जॉर्डन होता तो हम क्या करते, गॉस जॉर्डन में हम मसलन हमारे पास ये सिस्टम होता, मैं उसमें से उतारी 2 -1 3 4 -2, ये एग्ज़ाम्पल 4 से ही मैं उतार रही हूँ, ठीक है, ये आ गया जी -2 4 4 11 11, ठीक है, इसी पिछले वाले को भी आप इसी तरह कर सकते हैं, ठीक है, उसमें हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, ये भी सिस्टम क्या है सबसे पहले देखें तो हम ए के थ्रू देखते हैं, ये सिस्टम 3 क्रॉस 3 का है, 3 अननोन्स एंड 3 लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 का लीनियर इक्वेशन, पहले 3 क्रॉस 3, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 का लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है ऑफ नॉन होमोजीनियस, इधर से देखते हैं, ठीक है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने अब गॉस जॉर्डन से करना है, तो हमने क्या करना है, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए है उसे रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे।
रिड्यूस एशेलॉन क्या होती है, पिवट एलिमेंट हर रो का 1 होगा, यानी 1 करेंगे, उसके नीचे पहले सारे 0 कर लेंगे, फिर दूसरे के अंदर 1 होगा, फिर उसके नीचे सारे और नीचे ऊपर सारे 0 कर लेंगे, ठीक है। फिर थर्ड रो जो भी होगी, तीसरी रो, उसमें पहला पिवट एलिमेंट 1 करेंगे और उसके नीचे ऊपर सारे 0 करेंगे। इस तरह के सिस्टम में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जनाब आ जाता है, इस तरह के सिस्टम में जब हम इस तरह की हरकत करते हैं तो हमारे पास आ जाता है रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में, हमारे पास आ जाता है कि हम ने जो ए बी मैट्रिक्स होता है उसको हम ये देखो, जब हम इसको रिड्यूस्ड एशेलॉन में ले आते हैं विद रिस्पेक्ट टू रो कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है, तो फिर क्या होता है, हमारे पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास वैल्यू आ जाती है। मसलन x3 यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे देखो तो x2 जो है वो 1 आ जाएगा और x1 जो है वो 3 आ जाएगा। तो डायरेक्ट इससे मेथड सॉल्व हो जाता है। गॉस जॉर्डन और गॉसियन एलिमिनेशन आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, जिस तरह आप इजीली सॉल्व कर सकें। हाँ, यहाँ पे सिस्टम को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि सिस्टम किस किस तरह से होता है, तो हम उसको इजीली फिर सॉल्व कर सकेंगे। इसमें दो एग्ज़ाम्पल्स भी हैं इस सवालात इस पेपर में, मतलब इस बैकग्राउंड के साथ एग्ज़ाम्पल 3 है और एग्ज़ाम्पल नंबर है जनाब एग्ज़ाम्पल 6 है। ये मैं आपको छोटी वीडियो में समझा दूँगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अब ये वीडियो लंबी हो रही है, बाकी के टॉपिक्स जो हैं मैं सेकंड वीडियो में आपको मतलब कंसिस्टेंसी क्राइटेरियन, ये याद रखें कि ये जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड सीख लिए हैं। एक तो हम सिखा चुके हैं पहले ही आपको कि आप ए इन्वर्स निकालें, उसको बी से मल्टीप्लाई करें तो एक्स की वैल्यूज़ कंपैरिजन से हासिल हो जाएंगी। इधर रो कॉलम ऑपरेशन पढ़ा होगा, यहाँ पर भी जब ए और बी को ए इन्वर्स बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स आएगा और फिर उनकी इक्वालिटी से आपको इक्वेशंस हासिल हो जाएंगी। दूसरा मेथड है गॉसियन एलिमिनेशन। गॉसियन एलिमिनेशन में हम ए बी मैट्रिक्स बना लेते हैं, उस पर रो ऑपरेशंस करके या कॉलम ऑपरेशंस करके, तो आप रो ऑपरेशन से करेंगे, हम उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं और फिर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से हम गॉसियन एलिमिनेशन को के ज़रिए अपने सिस्टम को हल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन गॉस जॉर्डन में क्या किया जाता है, हम रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में इसको ए बी सिस्टम को जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं और फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से मतलब x3 के लिए 1 डायरेक्ट आपको आ जाता है और वैल्यूज़ आपको मिल जाती हैं। ये तीनों सिस्टम आप अब याद रखें। और अब मैं ये वीडियो ख़त्म करके नेक्स्ट वीडियो बी पार्ट पे जाती हूँ, जिसके ऊपर हम देखेंगे कि आया हम ये कैसे डिसाइड करें कि ये सिस्टम सॉल्वेबल है या हम इसमें से डायरेक्ट गो थ्रू हो जाएं, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू हो जाएं या एक छोटा सा कंडीशंस को चेक कर लें कि आया ये सिस्टम कंसिस्टेंट भी है, ये सिस्टम सॉल्वेबल भी है, इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, क्या है, तो उसके बाद प्रोसीड करें, ठीक है। पहले हमने आपको मेथड सिखा दिया, अब हम कंसिस्टेंसी क्राइटेरियन पे जाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।